इस वीडियो में हम रासायनिक समीकरण के बारे में चर्चा करेंगे। रासायनिक समीकरण, केमिकल इक्वेशन। देखिए, रसायन विज्ञान में रासायनिक समीकरणों का बहुत महत्व है, अतः इसकी जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है। सबसे पहले हम रासायनिक समीकरण की परिभाषा पर ध्यान देते हैं। यदि हम एक सामान्य रासायनिक अभिक्रिया को लिखें C+O2 से CO2, यदि हम इस अभिक्रिया में देखें तो यहाँ पे C जो है ये कार्बन का प्रतीक है, O2 जो है ये ऑक्सीजन का अणुसूत्र है, CO2 जो है ये भी कार्बन डाइऑक्साइड का अणुसूत्र है, और इसमें C+O2 ये क्या है? अभिकारक हैं। ये क्या है? अभिकारक हैं। CO2 क्या है? उत्पाद है। अब इसके आधार पर हमें एक रासायनिक समीकरण को लिखा गया है। इसकी परिभाषा कैसे देंगे? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, कॉपी में नोट करेंगे परिभाषा को, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों तथा उत्पादों को उनके प्रतीकों व रासायनिक सूत्रों के द्वारा प्रदर्शित करने की जो विधि है रासायनिक समीकरण कहलाती है। एक बार पुनः सुनेंगे। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों तथा उत्पादों को उनके प्रतीकों व रासायनिक सूत्रों द्वारा प्रदर्शित करने की विधि रासायनिक समीकरण कहलाती है। अब इसमें हम देखते हैं कि हमें रासायनिक समीकरण से जानकारियां क्या क्या प्राप्त होती हैं। पहली बात तो ये है, रासायनिक समीकरण से हमें समीकरण बैलेंस होने पर अभिकारक तथा उत्पाद के वास्तविक मोलों की संख्याओं का पता चलता है। अभिकारक तथा उत्पाद के वास्तविक मोलों की संख्याओं का पता चलता है। दूसरी बात, इसमें जो है किसी भी जो रासायनिक अभिक्रिया होती है, रासायनिक जो समीकरण होता है, उसमें किसी भी यौगिक का अणुसूत्र ज्ञात होने पर उसका आणविक द्रव्यमान निकालने में सुविधा होती है। तीसरी बात, समीकरण के बैलेंस रहने पे उसमें जो है तो हमें उसका द्रव्यमान सफर के नियम की पुष्टि होती है, क्योंकि जितनी मात्रा में कारक भाग लेता है उतनी मात्रा में उत्पाद बनता है। इस प्रकार से तीन मुख्य चीज़ों की जानकारी प्राप्त होती है। पहला, द्रव्यमान सफर के नियम की पुष्टि होती है। दूसरा, यह पता चलता है वास्तविक अभिकारक व उत्पाद के वास्तविक मोलों की संख्याओं का पता होने पर उसके आणविक द्रव्यमान निकालने में सुविधा होती है। तीसरी बात, किसी भी यौगिक का जो सूत्र है उसमें वास्तविक तत्वों के परमाणुओं की संख्याओं का पता चलता है। इस प्रकार से ये जानकारियां प्राप्त होती हैं। अब इसके बाद है रासायनिक समीकरण का संतुलन। रासायनिक समीकरण की कमियां दूर करना। देखिए, कोई भी रासायनिक समीकरण उसमें कुछ कमियां होती हैं, उन्हें हमें दूर करना पड़ता है। जैसे यदि हम लिख दें Zn प्लस H2SO4, तो इससे बनता है ZnSO4 प्लस H2। यदि हम इस अभिक्रिया में देखें तो यहाँ पे इनकी भौतिक अवस्थाओं को नहीं लिखा गया है। जिंक यहाँ पे ठोस अवस्था में होता है, तो यहाँ पे हमें कोष्टक में से सॉलिड S लिखना पड़ता है। H2SO4 जो है ये जलीय विलयन होता है, तो यहाँ पे AQ लिखना पड़ता है। जिंक सल्फेट भी एक्वस सॉल्यूशन होता है, जलीय विलयन होता है, AQ लिखना पड़ता है। H2 गैस होती है, तो यहाँ पे गैस लिखना पड़ता है। ये तन विलयन है, तो नीचे यहाँ पे तन लिखना पड़ता है। इसी प्रकार से यदि अभिक्रिया में कोई गैस बन रही है, जैसे KClO3, इसका जब अपघटन होता है MnO2 की प्रेजेंस में तो बनता है KCl प्लस O2। तो इसमें यहाँ पर O2 गैस बन रही है, तो गैस को दिखाने के लिए इस तरह से एक तीर लगाते हैं, इसकी दिशा ऊपर की ओर होती है, और उत्प्रेरक जो है उसको तीर के ऊपर लिखा जाता है। अभिकारक व उत्प्रेरक के मध्य बराबर या तीर का निशान लगाया जाता है। तीर की जो दिशा उत्पाद की ओर होती है। तीसरा, यदि अभिक्रिया उत्क्रमणीय है, जैसे N2 प्लस 3H2 से 2NH3, उत्क्रमणीय अभिक्रिया को दिखाने के लिए मध्य में इक्विलिब्रियम का निशान लगाया जाता है। यदि इसमें दाब का प्रयोग हो रहा है तो दाब को तीर के नीचे लिखते हैं। यहाँ पे ये क्रिया उच्च दाब पर होती है, ताप को तीर के ऊपर लिखते हैं। 450 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर होती है। यदि अभिक्रिया ऊष्मा क्षेपी है तो उसको दिखाने के लिए प्लस ऊष्मा को लिखा जाता है। इसमें प्लस 22.4 किलो कैलोरी ऊष्मा मुक्त होती है। इसके अलावा यदि अभिक्रिया ऊष्मा शोषी है, जैसे C+2S से CS2, यह अभिक्रिया ऊष्मा शोषी है, तो इसको दिखाने के लिए -Q, माइनस में ऊष्मा को लिखा जाता है।
इसके बाद चौथा, यदि अभिक्रिया में अवक्षेप बन रहा है, BaCl2 प्लस H2SO4 से बनता है BaSO4 प्लस 2HCl। यदि अवक्षेप बन रहा है तो अवक्षेप के लिए एक तीर लगाते हैं जिसकी दिशा नीचे की ओर होती है। यहाँ पे बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बन रहा है, तो इस प्रकार से रासायनिक समीकरण की कमियों को दूर किया जाता है। अब इसके बाद है रासायनिक समीकरण का संतुलन। रासायनिक समीकरण का संतुलन। रासायनिक समीकरण के संतुलन की दो मुख्य विधियां हैं। पहली विधि है अनुमान विधि, पहली विधि है अनुमान विधि, दूसरी विधि है आंशिक समीकरण विधि। आंशिक समीकरण विधि। इसमें पहली विधि है अनुमान विधि, उसे देखते हैं। अनुमान विधि को जांच एवं भूल विधि भी कहते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड भी कहते हैं। तो पहली विधि है अनुमान विधि। अनुमान विधि देखिए, इसमें किसी भी समीकरण को बैलेंस करने के लिए सबसे पहले ढांचा समीकरण बनाते हैं, उसके बाद जिस सूत्र में सबसे कम तत्व आते हैं उनको बैलेंस किया जाता है। और इसके अलावा इसमें मुख्य चीज जो है, मुख्य विधि जैसा हिट एंड ट्रायल मेथड है, आपको एक रफ वर्क करना पड़ता है और उसके द्वारा ही आप समीकरण को बैलेंस करते हैं। जैसे कुछ हम जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं उतना ज़्यादा इसका अभ्यास होता है और आपकी बैलेंसिंग करने की स्पीड तेज हो जाती है। जैसे एक एग्जांपल को हम ध्यान देते हैं, यही वाला कोई भी देखते हैं, Na प्लस H2O से बनता है NaOH प्लस H2। यदि हम इस समीकरण में देखें तो यहाँ पे सोडियम अकेला है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे H2 2 है, यहाँ पे H2 3 है। हाइड्रोजन बैलेंस नहीं, ऑक्सीजन तो ठीक है बैलेंस है। इसे बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे अब यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, 3 तो हम यहाँ पे बना नहीं सकते, हम 4 बना सकते हैं। यदि हम 4 बनाकर देखें, हाइड्रोजन 4 हो गए, 4 के लिए हम यहाँ पे 2 कर दें, 4 हाइड्रोजन हो गए। ऑक्सीजन 2 है, 2 ऑक्सीजन है। सोडियम 2 हो गए, तो यहाँ पे हम 2 कर दें। अब हम देखें तो सोडियम 2, ऑक्सीजन 2, हाइड्रोजन 4, हाइड्रोजन 4, समीकरण ये बैलेंस हो गया। इसी प्रकार से अन्य समीकरणों के हम देखें, सामान्य समीकरणों पर हम विचार करें, जैसे है PbNO3 का होल ट्वाइस से बनता है PbO प्लस NO2 प्लस O2। यदि हम इस समीकरण में देखें तो यहाँ पे ऑक्सीजन 6 है, 3 दूनी 6, यहाँ पर 5 ही ऑक्सीजन है। अब ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है, तो इसे बैलेंस करने के लिए आप यहाँ पे इसे 2 करिए। तो आप 2 करेंगे तो Pb 2 हो गए, 2 PbO। नाइट्रोजन कितने हो गए, 4 हो गए, यहाँ पे कर दीजिए 4 NO2। अब देखिए प्लम्बम लेड 2, नाइट्रोजन 4, ऑक्सीजनों की संख्या 3 दूनी 6 दूनी 12 हो गई, 4 दूनी 8 तो 10 2 12, बैलेंस हो गया समीकरण। इसी प्रकार से यदि हम देखें Cu प्लस H2SO4 से बनता है CuSO4 प्लस SO2 प्लस H2, इसे बैलेंस कर दिया। हम देखें तो यहाँ पे CuSO4, यहाँ पे सल्फर 2 है, यहाँ पे यदि हम 2 कर दें तो हाइड्रोजन 4 हो जाते हैं, यहाँ पे 4 कर दें। अब देखें यदि हम कॉपर 1 ठीक है, सल्फर 2, ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन 8 हो गए, 4 2 6 2 8, सब बैलेंस है। तो इसी प्रकार से एक और को देखें, H3PO3 से बनता है H3PO4 प्लस PS3। यदि हम इसमें देखें, यहाँ पे फास्फोरस 2 है, यहाँ फास्फोरस अकेला है, हाइड्रोजन 3, ऑक्सीजन 4 है, यहाँ 3। ऑक्सीजन हम पहले बैलेंस करें, ये 3 करेंगे, 3 त्रिकाई 9, 3 चौको 12, बैलेंस नहीं होगा। यदि हम यहाँ पे 4 करें तो 4 के 12 ऑक्सीजन, यहाँ पे 3 चौको 12 ऑक्सीजन। अब यदि हम मिला लें तो 4 तिहाई 12 हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 त्रिकाई 9 3 12, फास्फोरस 4 है, 3 1 4, ऑक्सीजन भी बैलेंस। तो इस प्रकार से ये समीकरण बैलेंस होते हैं। इसी प्रकार से यदि हम अन्य समीकरणों को देखें, जैसे एक सामान्य समीकरण ही था N2 प्लस H2 से NH3। यदि हम इसमें देखें तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है ये 3 है, 3 तो हम बना नहीं सकते, यहाँ पे 2 कर दें, तो यहाँ पे 2 कर दें तो 3 दूनी 6 हाइड्रोजन हो जाएंगे। अब यहाँ पे 6 हाइड्रोजन बना सकते हैं, 3H2 कर दें। तो इस प्रकार से 3 दूनी 6 और यहाँ पर भी 6 हाइड्रोजन 2 नाइट्रोजन। इसी प्रकार से और समीकरणों को बैलेंस करना हम अगले वीडियो में सीखेंगे। धन्यवाद।